हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है। और कुछ अ, इस लेवल तक इन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि हमसे नीट, जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। intrinsic property of a matter. Now, intrinsic property किसे बोलते हैं? There might be a question आपके दिमाग में ये आ सकता है कि intrinsic property बोलते किसे हैं? Intrinsic property is just like inbuilt चीज जो होती है ना आपके फोन के साथ। फोन में लेटेस्ट से कि 4 GB रैम आपको कहा गया है कि इनबिल्ट है। इट मींस जब आप फोन खरीदेंगे तो आपको 4 GB रैम उस फोन में अपने आप मिलेगा। उसी तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो होती है मैटर की, वो मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है। हमेशा हमेशा मैटर के साथ होगा। जैसे कि मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे मास है, कोई मैटर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके पास मास होगा ही होगा, है ना। तो मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है। नाउ नाउ चार्ज होता कहाँ है मैटर के अंदर? कुछ टाइनी पार्टिकल्स में। देयर आर सम टाइनी, मतलब कि बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स इन द मैटर which consist charge, मतलब कि मैटर के अंदर कुछ ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होंगे जिनके पास चार्ज होगा। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री से ये चीज जानते ही हैं कि एक एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। सो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस मैटर में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि उसके पास चार्ज है। नहीं, उसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से 1,000 रुपए उधार ले रखे हैं और आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है। तो आपका जो नेटवर्थ वो 0 होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, राइट। आपके पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है। तो उसके बाद कोई भी एटम एनी एटम can't have fractional number of electrons and protons, right? Fractional number of electrons and protons. yeah, किसी भी मैटर के पास फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हो सकता। मैटर के पास 2.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 प्रोटॉन, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर मैटर के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है तो कितना होगा? या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 4 प्रोटॉन होगा। इस तरीके से एक इंटीजर होना चाहिए मैटर के पास, है ना। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता है, इंटीग्रल होता है ना। तो इसलिए किसी भी मैटर के पास फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं हो सकता है, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होगा। और इसीलिए किसी भी मैटर के पास जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वैल्यू होगा, है ना। ठीक है। तो therefore matter will always have an integral multiple of क्वांटम ऑफ चार्ज। जो छोटा वैल्यू है ना उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। ठीक है।
क्वांटम ऑफ चार्ज। सो इफ वी आर राइटिंग कि किसी मैटर के पास क्यू चार्ज है, तो ये प्लस माइनस n इंटू ई होगा। यहाँ पे जो स्मॉल ई है यही है क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी हेल्ड बाय एनी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर हमारा प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास माइनस ई चार्ज होता है एंड सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई चार्ज होता है एंड प्रोटॉन के पास प्लस ई चार्ज होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब यहाँ पे एसआई यूनिट है चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन के पास एट एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज होगा, एट अ प्रोटॉन प्लस ई चार्ज होगा। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, और इसका कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज किसी भी चीज के पास नहीं हो सकता है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो n है वो इंटीजर होगा, वो इंटीजर होगा हमेशा। और ये जो हमने लिखा है ये स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाए। 3 मेथड्स बुक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे, रबिंग, इंडक्शन एंड कंडक्शन। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत ही आसान चीज है, आप में एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कूलम्ब्स लॉ पे डायरेक्टली आता हूँ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया है इस फील्ड में। इन्होंने एक लॉ दिया जिसमें इन्होंने बताया कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस क्या होगा। 2 पॉइंट चार्जेस, इन्होंने कूलम्ब ने हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होता है उसके बारे में बताया, ठीक है। तो पहले आते हैं फोर्स। सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो पहले आते हैं मैग्नीट्यूड पे। मैं पूरा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं बस उसकी समरी बताता चलूंगा और उसका मतलब बताता चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है। कूलम्ब ने सबसे पहले हमें बताया कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, कूलम्ब ने बताया कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो k है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर नंबर्स में जाए तो 8.992 इंटू 10 टू द पावर -9 सॉरी +9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू। और ईज ऑफ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसे डायरेक्टली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख देते हैं।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूनिट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ के का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा फोर्स आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। ठीक है, तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में जो एप्सिलॉन नॉट है, इस के में जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है डिनोमिनेटर टर्म में, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, इसको ग्रीक अल्फाबेट है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, जैसे अभी हम लोगों ने अज्यूम किया है कि दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है, देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी। वहां पे हमें ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इस पे हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो होगी इस पे, परमिटिविटी पे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर, ऐसे नहीं लिखते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखने में ज्यादा सुविधा होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगेन आप ये चेक कर सकते हैं, ए का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ रहा था, डिनोमिनेटर में। जो भी के का यूनिट है उसका इनवर्स होगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो कूलम पे पावर -2 था इसलिए यहाँ पे +2 हो गया है, न्यूटन पे पावर +1 था इसलिए यहाँ पे -1 हो गया है, और मीटर पे पावर -2 था इसलिए, सॉरी प्लस था इसलिए यहाँ पे -2 हो गया है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे ये तो था मैग्नीट्यूड का बात। ये तो हम लोगों ने देखा कि कितना मैग्नीट्यूड होगा जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए होंगे स्पेस में। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत ही इजी है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से आ जाती है, आपको भी पता होगा। लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, है कि नहीं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो वन मोर थिंग नोटिस करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining the point charges, point charges। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा वो पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। अब अगर दोनों पॉइंट चार्जेस सेम हैं, पॉजिटिव, दोनों पॉइंट चार्जेस या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों पॉइंट चार्जेस नेगेटिव हो, तो वो फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा लेकिन एक्ट उसी लाइन के अलोंग करेगा। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हो, जैसे कि दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो और कोई एक चार्ज नेगेटिव हो, इन दैट केस क्या होगा, फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, आई होप डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गया है। अब एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ, कूलम्स लॉ को हम लोग एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर चार्जेस पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे पास तो फिर हम लोग कैसे डील करेंगे।
लेट्स से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2 और हम लोगों को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है Q1 और Q2 का। R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, या R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, तो जरा देखो, जरा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस लाइन के अलोंग, इस डॉटेड लाइन के अलोंग एक्ट करेगा ना, है ना। एंड इफ वी से दैट दिस इज अ वेक्टर R, दिस इज अ वेक्टर R, तो जो हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर लिख रहे थे, एक सेकंड थोड़ा सुधार लूं, हाँ, जो हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर लिख रहे थे, ये क्या था, ये इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, है ना। ये इसी वेक्टर, इसी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, जो हरे रंग में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ देखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग देख सकते हैं कि R1 प्लस वेक्टर R शुड बी इक्वल टू वेक्टर R2, है ना। यहाँ पे R1 वेक्टर और R वेक्टर का रिजल्टेंट R2 वेक्टर है ट्रायंगल लॉ से, तो यहाँ से हमें R वेक्टर क्या मिला, हमें मिला R2 माइनस R1, है ना। बेसिकली R वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है R2 वेक्टर का और माइनस R1 वेक्टर का। अगर हम फोर्स को, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई मॉड R का स्क्वायर R कैप, राइट। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, मुझे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये जिस टर्म को हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और ये वाला जो टर्म है आर कैप, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि अगर Q1 Q2 सेम हुआ, अगर Q1 Q2 सेम नेचर का हुआ, जैसे कि मान लिया जाए दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये, यही तो वेक्टर आर का भी डायरेक्शन है, वेक्टर आर का भी तो यही डायरेक्शन है। हम लोग इसको डायरेक्शन देने के लिए आर कैप लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सेम वे अगर Q1 Q2 अपोजिट भी हुए, अगर Q1 और Q2 अपोजिट भी हुए, तो भी फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, है ना। इन दैट केस फोर्स इधर काम करेगा, इधर लगेगा Q2 पे। अगर हम लोग साइन के साथ यहाँ वैल्यूज पुट कर दे Q1 और Q2 की, अगर हम लोग यहाँ पे Q1 और Q2 के वैल्यूज साइन के साथ पुट करें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला है, वो नेगेटिव साइन आर कैप के साथ मिलके हमें करेक्ट डायरेक्शन देगा कि ये इधर लग रहा है। ठीक है, आई होप हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर सकते हैं, जिससे कि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिल जाए। फिजिकल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R क्या था, R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होगा, इनटू यहाँ पे कैप है ना, यूनिट वेक्टर है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेसिकली फाइनली हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको वहां पे
पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए होंगे और चार्जेस दिए हुए होंगे। बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। ध्यान ये रहे कि पुट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विथ साइन। अगर इनमें कोई एक चार्ज पॉजिटिव और कोई एक चार्ज नेगेटिव है तो साइन के साथ पुट करना है, ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्शन गलत मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया। अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्थिति में हैं। अगर आपको कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कूलम्स लॉ के, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह वगैरह वो सब देखेंगे। जितना टाइम अलाउ करे उतने देर का वीडियो बनाऊंगा। कुछ बचा रह जाए तो वो उसके अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए कि नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।